नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगन गौतम। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में चेयरमैन ऑफ यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी हूं और आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, क्योंकि इसके शुरू के लक्षण जो हैं हो सकता है काफ़ी कंफ्यूज कर दें और डिले ट्रीटमेंट से आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और ब्लैडर कैंसर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास आज हैं हिसार के प्रसिद्ध विशेषज्ञ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, चीफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ सप्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपक नैन। नमस्कार सर। डॉक्टर दीपक नैन, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर दीपक नैन ब्लैडर कैंसर में स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स का ब्लैडर कैंसर का सक्सेसफुल इलाज किया है। तो आज हम डॉक्टर दीपक नैन से इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर दीपक नैन, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ब्लैडर कैंसर, जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के साथ जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनका किस प्रकार के उनके लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? सर, इसका सबसे दुखद पार्ट यही है कि इसका सिम्टम जब आता है, थोड़ा ये ट्यूमर बड़ा हो चुका होता है, और वो है खून का आना और पेनलेस हिमैचूरिया, जिसे हम कहते हैं पेनलेस ग्रॉस हिमैचूरिया। तो मरीज़ को कोई दर्द भी नहीं होता, एक दिन वो पेशाब करता है और उसमें ढेर सारा खून आ रहा होता है, इसको देख के घबराता है वो, और फिर वो अस्पताल जाता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब ज़्यादातर पेशेंट्स इस सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं, वो कुछ इन्फेक्शन के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है हिसार? आप गांव देहात में जाएंगे तो सबसे पहला जो रेफरल डॉक्टर होते हैं, उनको यूटीआई बड़ा कॉमन बीमारी है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उनको लगता है कि थोड़ा इन्फेक्शन हो गया होगा, कई बार एक्सरसाइज के बाद भी हल्का फुल्का पेशाब में, तो वो मरीज़ को कई बार गुमराह कर देते हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो एंटीबायोटिक लिख के पेशेंट को वो थोड़ा कई बार सबसाइड भी कर जाता है, थोड़ा रुक जाता है, तो उससे पेशेंट डिले कर जाते हैं इसके कारण। लेकिन पहले उनको इनिशियली जैसे ही ये फर्स्ट हो तो उनको अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास, पेशाब के स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए, ताकि वो आगे जांच बढ़ा सके। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। यूरिन में ब्लड आने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, बट उनमें से शायद सबसे खतरनाक कारण यही ब्लैडर कैंसर ही है। स्पेशली जब आपकी उम्र ज़्यादा हो, आप स्मोकर हो, ओल्ड एज सिचुएशन में, तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना है। यंग आदमी फिर भी बहुत रेयर हो के ऐसा होगा, क्योंकि इतना कॉमन कैंसर भी नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन स्मोकर्स में बड़ी एक कॉमन बीमारी पाई जाती है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा स्मोकिंग के बारे में। बीड़ी सिगरेट वगैरह लेने से किस प्रकार से, लोग तो कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट से जो है वो लंग का कैंसर हो सकता है, वो समझ भी सकते हैं क्योंकि वो धुआं अंदर जा रहा है और लंग को इरिटेट कर रहा है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर स्मोकिंग के साथ कितना एसोसिएटेड है और क्यों है? सर, जो हम धुआं अंदर लेते हैं वो धुआं मेटाबोलाइज होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है और ये इरिटेंट की तरह काम करता है यूरिनरी ब्लैडर के उसकी त्वचा को, जो ब्लैडर के अंदर की त्वचा है, जिसके कारण ये आगे जाके मरीज़ को, लंबे हैवी स्मोकर्स को, और यहाँ पे हरियाणा में हुक्का बहुत देखा जाता है। हुक्का स्मोकिंग, जो हुक्का का स्मोकर है वो ये सोचता है कि ये धुआं पानी से निकल के आ रहा है, और क्योंकि ये धुआं पानी से निकल के आ रहा है तो ये धुआं साफ हो गया, जैसे गंगा जल नहा लिया। पर ऐसी बात है नहीं। तो हुक्का भी उतना ही डेंजरस है जितना सिगरेट है। बिल्कुल सर, वो हुक्का क्या होता है कि उसमें इनफैक्ट अगर पानी से निकल के ना आए तो क्या पता आप उसको अंदर भी ना ले पाए, इतना हार्ड हो वो, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण लोग उसको अंदर स्मोक कर पाते हैं। बट उसकी जो क्वांटिटी अंदर जा रही है, जितने टाइम उसको वो ले रहे हैं, वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी होती है, और हरियाणा के अंदर बाकी स्टेट्स के मुकाबले ये कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है हुक्का स्मोकिंग की वजह से। बिल्कुल, हुक्का कम्युनिटी हुक्का स्मोकिंग होती है, और यहाँ हुक्का को लोग बहुत लाइक करते हैं, उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो जब एक बार ऐसी कोई सिम्टम आते हैं या लक्षण आते हैं जिसमें यूरिन में ब्लड आता है, तो आप किस प्रकार से उसको, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हो और किस प्रकार से आगे आप बढ़ते हो? पेशाब की जांच तो देखिए करनी ही है, सिंपलेस्ट जांच है, लेकिन जब उसमें यूरिन आ रहा है तो एक कैमरा डाल के थैली में जांच करके ज़रूर देखना चाहिए कि इसका कारण सीटी स्कैन वगैरह का भी रोल होता है? अपर सिटी यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम देखने के लिए कि स्टोन तो नहीं है, पूरा जो यूरिनरी ट्रैक, आप किडनी भी देख सकते हैं, आप यूरेटर भी देख सकते हैं, और उसमें ब्लैडर का भी इवॉल्व हो जाता है, तो सिटी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहती है, सिटी स्कैन ज़रूर करना है। तो सिटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी, ये हमें डायग्नोसिस की तरफ पहुंचने में बड़ा हेल्प करता है। चलिए, आपने देख लिया सिस्टोस्कोपी के थ्रू या सीटी स्कैन के थ्रू कि ब्लैडर में कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, अब इसका आगे का इलाज आप किस प्रकार से करते हैं? देखिए, फर्स्ट तो यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट वो TURBT करके देता है,
यूरोलॉजिस्ट हमें बताता है कि TURBT का क्या अर्थ हुआ? TURBT का ये आप बताना चाहिए। TURBT का ये हुआ ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। मतलब पेशाब के नलकी के रास्ते एक कैमरा डाला जाता है जिसके रास्ते एक रिसेक्टोस्कोप जाता है और उस ट्यूमर को थोड़ी सी मांसपेशी, ब्लैडर की मांसपेशी के साथ निकाला जाता है और फिर उसकी जांच होती है, बायोप्सी की जांच। उस जांच में पता लगता है कि मांसपेशी इन्वॉल्व थी या मांसपेशी इन्वॉल्व नहीं थी, और दूसरी बात कि अगर इन्वॉल्व थी वो ट्यूमर पूरा निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है, R0 रिसेक्शन है कि नहीं। तो इसके बाद फर्दर वो होता है। अगर एक जांच मान लो नॉर्मल आ भी जाए, फिर भी इसके उसमें ये रहता है दोबारा हमें एक और TURBT। तो जैसे आपने ऑपरेशन किया और आपने जो ग्रोथ है वो निकाल दी दूरबीन के रास्ते, TURBT जैसे आपने बताया वो आपने कर दिया, तो उसके बाद जो बायोप्सी की रिपोर्ट आती है आप उसमें क्या चीज़ें देखते हैं और उसके बेसिस पे आगे की ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं? इसका साइज बड़ा ज़रूरी है। करेक्ट। कितना इसको मांसपेशी में घुसा है कि नहीं। अगर मांसपेशी में घुस गया है तो यहाँ पे सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ठीक है, हम इसको रख के नहीं बैठ सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये बड़ी प्रिवेंटेबल डेथ है। यहाँ पे मैं सीधी बात ये कहूँगा, अगर यहाँ चूक हो जाए तो ये फैल के शरीर में फैल जाएगा। मांसपेशी में जो जा रहा है वो खून को भी छू सकता है, वो फट के फेफड़े में पूरा पहुँच सकता है। तो इस यहाँ पे पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो, आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखें कि बायोप्सी में कि वो कितना डीप जा रहा है ब्लैडर की वॉल में, मतलब उसका स्टेज क्या है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे आप बोल रहे हो कि हम ग्रेड ऑफ द ट्यूमर देखना चाहते हैं कि उस बीमारी की जो है वो फैलने की टेंडेंसी कितनी है। लो ग्रेड बीमारी फैलने की टेंडेंसी कम रखती है, हाई ग्रेड बीमारी फैलने की टेंडेंसी ज़्यादा रखती है। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ग्रेड और स्टेज देख लिया, तो ब्लैडर कैंसर की अलग अलग ग्रेड और स्टेज के बेसिस पे किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है? सर बड़ा मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि ब्लैडर प्रिजर्वेशन रहे, मरीज़ का ब्लैडर बचाया जा सके। तो अर्ली स्टेजेस में तो TURBT मतलब निकाल के और फिर ऑन्को BCG दे देना या जेमसिटाबिन बेस दे देना, मतलब कीमोथेरेपी लगा देना पेशाब के रास्ते, वही ट्रीटमेंट रखा जाता है, वही प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी होती हैं। लेकिन जब एक बार मांसपेशियों में घुसता है लेट स्टेजेस, एडवांस स्टेजेस के अंदर, और अगर मेटास्टैटिक स्टेज 4 ना हो तो रेडिकल सिस्टेक्टमी, पूरी पेशाब की थैली निकाली जाए, जिसके लिए यहाँ पे तो लेप्रोस्कोपिक सुविधाएं यूज्ड हैं, लेकिन आप रोबोटिक के लिए काफ़ी जाने माने, उसमें आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप तो देखते ही होंगे। तो रोबोटिक फैसिलिटीज़ यूज़ करके वो पेशाब की थैली निकाली जाए और पेशाब के लिए नया रास्ता बनाया जाए, जिसके लिए फर्दर चॉइसेस रहती हैं कि आप उसी जगह रास्ता बनाए रखना चाहते हैं जहाँ पे पिछली थैली थी, या एक अंतड़ी का नया हिस्सा लेके नई जगह रास्ता खोलना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने हमें बताया, आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमको जानने के लिए कि अगर हम ब्लैडर कैंसर अर्ली स्टेज में या लो ग्रेड के सिचुएशन में डिटेक्ट करते हैं तो ब्लैडर को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। हम ब्लैडर में दवाई डाल के इस बीमारी के वापस आने की टेंडेंसी को देख सकते हैं और कम कर सकते हैं। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाई का पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए। BCG की दवाई आपने मेंशन की, कुछ कीमोथेरेपी की मेडिकेशंस आपने मेंशन की, जैसे कि जेमसाइटाबिन, डोसेटैक्सेल, माइटोमाइसिन, इस टाइप की दवाइयाँ जो ब्लैडर में डाली जाती हैं। और उसके बाद जो है इसको रेगुलर चेकअप करना, कुछ अंतर पे 3 महीने, 6 महीने, साल में रेगुलरली यूरिन के रास्ते, दूरबीन के रास्ते चेक करके ब्लैडर को देखना कि बीमारी वापस तो नहीं आ रही है, और सही टाइम पे सही उपचार, सही ट्रीटमेंट जो है वो देना बहुत आवश्यक है। आपने ये भी बताया, आपने मेंशन किया कि रोबोटिक सर्जरी, ब्लैडर रिमूवल सर्जरी जब ज़रूरत पड़े तो बहुत ज़्यादा इसमें कारगर सिद्ध हो सकती है। ट्रेडिशनली जो है ब्लैडर रिमूवल सर्जरी जो है वो ओपन ऑपरेशन से की जाती है, उसमें ब्लैडर को निकाल के यूरिन के रास्ते नया रास्ता बनाया जाता है। वो ब्लैडर आपने बताया कि जो लोकल एरिया है वहाँ पे भी नया ब्लैडर बनाया जा सकता है, और एक नया रास्ता पेट के रास्ते भी बनाया जा सकता है जिसके ऊपर बैग लगता है। जनरली आपके एक्सपीरियंस में जब ब्लैडर कैंसर का इलाज हो गया, चाहे वो ब्लैडर में दवाई डाली या आपने ब्लैडर निकाला, तो उसके बाद आप अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस देते हो आगे की प्रिकॉशंस के लिए और फॉलोअप के लिए? सो फॉलोअप, बिल्कुल पहली बात फॉलोअप में ध्यान रखनी है, स्मोकिंग छोड़नी है मरीज़ को। दूसरी बात है कि उसका रेगुलर इंटरवल 3 6 स्मोकिंग अगर कंटिन्यू रहा तो बीमारी वापस आने की और जल्दी वापस आएगी, ट्रीटमेंट फेल करेगा और लोकली भी फेल करेगा और डिस्टेंट भी फेल कर सकता है, किसी और जगह भी बीमारी आ सकती है। दूसरी बात है, मरीज़ को पेट स्कैन कराने हैं या CT स्कैन कराने हैं अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने डॉक्टर से पूछ के 3 6 9 महीने ऐसे अंतराल पे पहले 2 साल,
फिर 2 से के साल के बाद वो थोड़ा अंतराल लंबे कर देते हैं और 5 साल के बाद वो अंतराल और लंबे हो जाते हैं। और साथ में इसमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी सिचुएशन में अपने डॉक्टर को हर बार कोई छुपाए ना, कोई बात अपने साथ अपने रखे ना। रेगुलरली दूरबीन की जांच कितनी इंपॉर्टेंट है ब्लैडर प्रिजर्वेशन में? ब्लैडर प्रिजर्वेशन के अंदर दूरबीन की जांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर ग्रेड अगर आपकी हाई है तो आपको बहुत जल्दी दिखाना, 3-3 महीने पे दिखाना पड़ता है। अगर लो ग्रेड है तो ठीक 6-6 महीने पे चल जाता है। लेकिन लोकल रेकरेंस कहीं वो हमें कन्वर्ट करना हो, ब्लैडर को हमें जल्दी निकालना हो, हम वो चीज़ छूट ना जाए, ब्लैडर प्रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी सर्वेलेंस नहीं करेंगे। ब्लैडर प्रिजर्वेशन मीन्स एक्टिव सर्वेलेंस कंटिन्यू रहेगी और ये बहुत ज़रूरी रहता है। सो आप हमारे श्रोताओं और हमारे दर्शकों को क्या फाइनल आप एडवाइस देना चाहोगे, स्पेशली हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा लोगों को कि अपने स्मोकिंग की आदत को, हुक्के की आदत को इग्नोर ना करें, अपनी आदत सुधारें। और कभी भी उनको सिम्टम हो, पेशाब में खून आता दिखे और कोई भी इस टाइप का सिम्टम हो तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं और अपनी ठीक से जांच कराएं। और आजकल जो ट्रीटमेंट की काफ़ी नई विधियां भी उपलब्ध हैं और अगर मान लो ब्लैडर निकालने की भी आवश्यकता पड़े तो उस सिचुएशन में भी उसके आउटकम, उसके रिज़ल्ट, उसके कॉम्प्लिकेशन सारे फेवरेबल हो सकते हैं अगर हम मॉडर्न रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करें। इस टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी ब्लैडर की जगह पे नया ब्लैडर बनाया जा सकता है और पेशेंट जो हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी आगे व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारा ये पॉडकास्ट सुना। और स्पेशली मैं डॉक्टर दीपक नैन आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने आज बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आपने शेयर की, उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।